नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का मुद्दा शुरू करने से पहले हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक जंगल था और जंगल का राजा अमूमन शेर ही होता है। उस जंगल में शहर से एक बंदर आया, तो बंदर ने जंगल के सारे प्राणियों को बटोरा और कहा, देखो ऐसा है, मैं शहर से आया हूँ और शहर बड़ा विकसित है। तो सबने पूछा कैसे? तो उसने कहा, देखो वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव के जरिए राजा चुना जाता है और तुम लोग के यहाँ एक पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, बब्बर शेर बनता है। तो तुम लोग भी चुनाव करो राजा का, तो तुम्हारे जंगल का विकास होगा। तो सबने कहा, भाई हम लोग तो कभी शहर गए नहीं है, प्रक्रिया पता नहीं है लोकतंत्र की, तो तुम चूंकि हो के आए हो तो तुम ही राजा का चुनाव करो। बंदर चाहता भी यही था। तो सबने मिल के राजा के रूप में बंदर को की ताजपोशी कर दी। खबर जंगल के राजा बब्बर शेर को पता ही। गुस्सा तो उसे बहुत आया, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, बंदर है, कुछ दिन देखते हैं क्या तमाशा करता है। तो जब राजा बन गया बंदर, तो एक चिड़िया था और उस चिड़िया के घोंसले में दो उसके अंडे थे। वो अंडे एक दिन गायब हो गए घोंसले से। तो चिड़िया उड़कर आई एक पेड़ पे और बंदर महाराज से कही कि राजा साहब, हमारी दो अंडे चोरी हो गए हैं। आप चूंकि जंगल के नए राजा हो, तो अब आपका फर्ज है कि आप इसे खोज कर दीजिए हमको। बंदर ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं राजा हूँ, मैं खोज के दूंगा। अब बंदर एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, सुबह से शाम तक खूब उछल कूद उसने किया, अंडा नहीं मिला। शाम को चिड़िया फिर आई बंदर के पास कि राजा साहब हमारा अंडा दीजिए। तो बंदर को आया गुस्सा। उसने कहा, देखो चिड़िया, मेरे राजा का काम होता है दौड़ धूप करना, मेरे दौड़ धूप में कोई कमी नहीं थी। अब तुम्हारा अंडा मिले या ना मिले, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो कुछ यही हाल इस समय हमारे देश में भी है। हिंदू मुसलमान जात, सिया सुन्नी, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय के नाम पर हम जाते हैं, सब चल रहा है और करते हैं। लेकिन ये कहानी नहीं याद रखते हैं। अगर ये कहानी आप याद रखें ना, तो ये दौड़ धूप वाले बंदर से बच जाएंगे। तो सर, आज का पहला मुद्दा जी। 2014 में जब हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने हर सांसद से कहा था कि एक एक गांव गोद लिया जाए। अब चूंकि मोदी जी का मामला था, तो कौन उससे मना कर देता कि गांव नहीं गोद लिया जाएगा। जी हाँ। तो खुद मोदी जी ने बनारस में एक जयापुर करके गांव है, उसको गोद लिया था। और हमारे राजधानी लखनऊ के सांसद है राजनाथ सिंह जी, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बेटी लिया था। और उसके बाद आज के डेट में अगर किसी भी सांसद से आप पूछ लीजिए कि उसने जो गांव गोद लिया था उसका नाम भी बता दे, शायद भूल गया होगा। क्या कहेंगे? और उन गाँव का कायाकल्प भी कुछ नहीं हुआ, जो था थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद अब तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात ही नहीं उठाता, सब भूल चुके हैं कि कोई सांसद होते थे जो गांव गोद लेते थे। उस गांव का कोई प्रधानमंत्री तो पिछले 5-7 साल से उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में 15 अगस्त को भी नहीं लेते। क्या कहेंगे सर? देखिए, दरअसल ये था कि एक कॉन्सेप्ट है कि सरकार ही पूरे देश में, भारत सरकार या प्रदेश की सरकारें जी अपने प्रदेश के और देश के विकास के लिए कार्यरत होती हैं और वो विकास करती हैं। उनके कैबिनेट में तमाम मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, जो अपने राज्य में उस विभाग की उस योजनाओं को क्रियान्वित कराते हैं। तो ये तो विकास का एक तरीका है कि सरकार वो गोद कोई ले न ले, उसकी उसकी जिम्मेदारी होती है कि बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, हर तरह से स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, पुलिस, अग्निशमन, जो भी नीड है, जो भी बेसिक ज़रूरतें होती है, वो आबादी के लिहाज से पूरी करानी पड़ती है। लेकिन सर, यहाँ मामला गांव गोद लेने का, सांसदों के गांव का है। मैं उसी पा रहा हूँ। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है सरकार का। लेकिन इसी को और गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट रचा गया था कि अगर सारे विधायक और सारे सांसद मिल के एक एक गाँव को गोद ले ले, तो वो और ज्यादा उसका जो है विकास होगा। और उसमें एक चीज ये भी जोड़ी गई थी कि रात्रि विश्राम करेंगे बड़े बड़े आईएएस अफसर, कलेक्टर, सचिव, ये वो, स्वास्थ्य वाला जाएगा, स्वास्थ्य की रात में वहाँ रुकेगा, देखेगा, सुरक्षा वाला सचिव जाएगा, गृह सचिव जाएगा, वो देखेगा, परिवहन वाला जाएगा, मतलब संबंधित विभाग के हर आईएएस जो है, सेक्रेटरी जो है, रात विश्राम करेंगे गाँव में। तो ये सब कहानी अखबारों में खूब छपी और गए भी शुरुआती उसमें लोग।
तो सुनने में पब्लिक को बड़ा अच्छा लगा कि सरकार बड़ा ध्यान दे रही है। लेकिन देश के अंदर वोट की राजनीति में हमारे देश की पाक साफ सियासत जो शुरू में थी वो ऐसा उलझी है कि अब गांव गोद लेना या गांव को गोद में लेके फेंक देना, जैसे किसी कोई गाँव से अहमियत उतार खुद दिया है ग्रामीणों वोट की भी से। निगाह में नहीं रहेंगे। आप उनसे पूछ लीजिए भैया पेट्रोल महंगा हो रहा है कि होने दीजिए, हम वोट फला को ही देंगे, फला पार्टी को ही देंगे। तो ऐसा ऐसा व्यू रचना रच दी गई है कि आप गोद में आप लीजिए ना लीजिए कोई मतलब नहीं है। और जो दो प्रधानमंत्री थे गोद लिया उन्होंने, जाहिर है कि कुछ तो विकास की योजनाएं वहां पर बनाई गई, लेकिन वो नहीं, जैसे बिजली का संयंत्र वगैरह था वो नहीं काम कर रहा है। कुछ जगहों पर हॉस्पिटल बैंक वगैरह भी खुले जैसा कि हमने पढ़ा और सुना, लेकिन कि अभी भी वहाँ के ग्राम प्रधान का कहना है कि बुनियादी सहूलतें अभी भी लोग यहाँ वंचित हैं। अच्छा सर, एक बहुत बढ़िया मामला आया है अपने मोदी जी के दो मित्र हैं, एक अडानी है एक अंबानी, दोनों से जुड़ा मामला आज लेंगे। पहले उनके एक मित्र अंबानी से लेते हैं जुड़ा मामला। अभी मोदी जी गए थे, अंबानी जी के जो छोटे सुपुत्र हैं उन्होंने एक बनतारा करके जीव स्थल खोला है, जिसका कोई भारत सरकार से आरटीआई से अगर मांगा जाता है तो पता चलता है ना वो चिड़ियाघर है, क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास केंद्र है। तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी करके आए थे। तो वहाँ एक मजेदार बात हुई, एक फोटो, मोदी जी फोटो प्रेमी है, फोटो जी भी है, सब जानते हैं। तो मोदी जी की फोटो वायरल हुई कि वो दो नीले मकाऊ अपने हाथ पे लिए हैं। अब नीला मकाऊ जो होता है वो ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी, जैसे हमारे यहाँ का मोर है, और वो विलुप्त प्राय है। मतलब ब्राजील उसके संरक्षण के लिए एक एजेंसी हायर किया है और वो एजेंसी उनके प्रजनन दर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब ये खबर अमेरिका में छपी, वहां के थ्रू जब ब्राजील के पर्यावरण एजेंसियों को पता चली तो वो बहुत हैरान परेशान हुए कि ये नीले मकाऊ इंडिया कैसे पहुंच गए और किसकी परमिशन से पहुंचे, चूंकि वो विलुप्त प्राय हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि उनका एनओसी किसने दी। चलिए भारत में तो मान लेते हैं अडानी अंबानी के पोर्ट हैं, सब कुछ है, यहाँ तो चुपचाप आ सकता है, यहाँ तो कोई कस्टम फस्टम का लफड़ा नहीं फंसेगा। लेकिन ये जहां से लाए गए वहां से किसने इनको परमिशन दी और ये आ गए इंडिया। अब उनके बनतारा में 100 फरमान है, लगभग बताया जा रहा है कि वहाँ बनतारा में 8,000, दुनिया का जो सबसे बड़ा जू है वो है इंग्लैंड का, वहाँ 8,000 जू है और बनतारा में बताया जा रहा है 10,000 जूओं को रखने की योजना है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये चूंकि इतने बड़े देश के उद्योगपति, देश के पहले नंबर के उद्योगपति में शुमार होने लगा है अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी का, उनका बेटा है। अब उसके नाम से जुड़ी हुई ये एक जो बनी है वन जीवों की बनतारा, तो उसमें ही इंटरेस्ट में जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो इसमें प्रधानमंत्री जी को कहाँ से नीला मकाऊ किसने पकड़ाया, तो प्रधानमंत्री जी का तो उसमें नहीं रही। वो बेचारे क्या, प्रधानमंत्री को क्या मालूम, उनको जो दिखाया गया होगा जानवर पकड़ लिया होगा। उनकी आदत है फोटो खिंचाने की। अब ये बात है कि वो जो लुप्त प्राय है, मतलब जो राष्ट्रीय पक्षी है किसी देश का, ब्राजील का, तो ब्राजील वालों ने देखा कि जो पक्षी हमारे यहाँ अब खत्म हो रहा है वो वहाँ कैसे पहुँच गया, वहाँ कैसे दिख रहा है, तो उसकी चिंता बढ़ी है। तो उसने अब इंक्वायरी शुरू करा दी है कि कैसे वहाँ पहुँचा है। तो बहरहाल ये है कि अब इतने बड़े आदमी का बेटा है वो मुकेश अंबानी का, तो उसका बनतारा जो बना हुआ है उसमें प्रधानमंत्री गए थे। तो बहरहाल ब्राजील की चिंता तो ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें अब मैं समझता हूँ कौन सी जांच होगी, कौन सी वो होगी, तो कुछ होना नहीं है, वापस किए जाएंगे, क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये तो उस मुल्क की तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में यह तो सुरक्षित ही होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं रह सकता वो। अब मोदी जी के दूसरे मित्र की बात कर लेते हैं, अडानी जी की। अडानी जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुंबई में चल रहा है, धारावी प्रोजेक्ट। जी हाँ। अब खबर ये आ रही है कि धारावी में जो लोग रह रहे हैं स्लम में, उन्हें 50,000 से लेकर 1 लाख तक तकरीबन जो है उनको जो है कचरा ग्राउंड है वो है देवनार में, और वो एक्टिव कचरा ग्राउंड है, मतलब ये नहीं कि बंद हो गया, वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। और इसका प्रस्ताव बड़ा मजेदार बात है कि जब विधानसभा चुनाव था अभी महाराष्ट्र का, उसके एक दिन पहले राज्य सरकार ने धारावी निवासियों को देवनार लैंडफिल में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। देवनार 1927 से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है और एक्टिव है, 124 एकड़ हिस्से में मकान बनाया जाएगा उसके।
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हर घंटे 6202 किलोग्राम मीथेन गैस पैदा होती है। यह भारत के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट में से एक है और सीपीसीबी की 2021 की रिपोर्ट और दिशा निर्देशों के अनुसार किसी बंद लैंडफिल में भी आवास, स्कूल या अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं बनाई जा सकती हैं और इसकी सीमा से 100 मीटर के तक कोई विकास नहीं हो सकता। ये तो सर एक्टिव है, तो ये क्या मार डालेंगे? राहुल गांधी ने तो कहा भी है कि मतलब इनको गरीबों के जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, खिलवाड़ हो रहा है जी। लेकिन देवनार में तो बॉम्बे गया हूँ तो मैं उधर चैम्बूर की तरफ से मैंने बोर्ड उसका पढ़ा कि इधर देवनार का रास्ता गया हुआ है। तो उसके बारे में जो मैंने वहाँ सुना तो वहाँ पर ये पता चला कि जो पूरे महाराष्ट्र का जो मुंबई राजधानी का कचरा है सब वहीं पर डाला जाता है, सारी गंदगी वहीं है। और वहाँ मैंने सुना कि स्लाटर हाउस भी है, यानी जो स्लाटर हाउस जो भैंसें काटी जाती हैं या गोश्त बिकता है उनका, वो सब भी वहीं पर है। यानी गंदगी की इंतहा है वो। और वहाँ पर कैसे ये योजना बनाई जा रही है कि जबकि आप मामूली से बीमार बुखार जब चढ़ने लगता है तो आप वो मलेरिया का छिड़काव, ये दवा का छिड़काव, वो दवा का छिड़काव, मास्क लगवाने की बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है कि गरीबों को छोड़ दिया है आप विकास योजना को चलाइए। देखिए, ये धारावी को लेकर के एक बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है, आज से नहीं लंबे अरसे से। उद्योगपतियों की निगाह उस पर लगी हुई है काला मूवी भी आपने और हाँ, उस पर कई फिल्में बनाई जा चुकी है ये दिखाने के लिए यहाँ के लोग का रहन सहन क्या है और यहाँ कुछ नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्होंने ही उसको आबाद किया है। इतनी बड़ी आबादी है उसमें कि वो लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन जितने उद्योगपति हैं वो इतनी बड़ी जमीन देख करके उनको मुंह में पानी आ जाता है, लालच आ जाता है कि इससे तुम अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। लेकिन बहरहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को, पिछली वाली गवर्नमेंट में महाविकास अघाड़ी में भी मान्यता मिल गई थी मेरा ख्याल है, तो लेकिन प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया था। अब फिर से एक बार वो शुरू हुआ है। अब उसमें क्या होगा, कैसे इन लोग को देवनार शिफ्ट करेंगे जहाँ पर सांस नहीं ले सकता आदमी, मर जाएगा वहाँ आप बसाने यानी मैनहोल में उतरने की सफाई में कितने मजदूर अब तक मर चुके हैं। एक सर बड़ा विचित्र मामला आया है पेंगासस से जुड़ा। आपको याद हो कि हमारे यहाँ 2022 में सुप्रीम कोर्ट की करने कमेटी बनाई थी जिसने 2022 में बंद लिफाफे में दिया था। वो लिफाफा आज तक बंद है सुप्रीम कोर्ट में। यह हाल है हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था का कि पेगासस से किन किन लोगों की जासूसी हुई है। अब उसी मामले में व्हाट्सएप ने पेगासस कंपनी पर अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी अदालत में मुकदमा कर रखा था, जिसमें 4 अप्रैल को डेट लगी थी। पता यह चला कि कुल 51 देश हैं दुनिया भर के जिनके 1223 लोगों की पेगासस ने जासूसी की, जिसमें से हम विश्वगुरु तो नहीं बन पाए लेकिन यहाँ बन गए विश्वगुरु पेगासस वाले मामले में। दूसरे नंबर पर इंडिया है जिसमें 100 लोगों की जासूसी की गई है। मैक्सिको सबसे ऊपर है, यहाँ 456 लोगों की जासूसी की गई है। अब इसमें किन किन लोगों का नाम है ये भी जान लीजिए आप। इसमें जो द वायर के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, उद्योगपति अनिल अंबानी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा संभावित लक्ष्यों में शामिल थे। ये द वायर की दावा है, मेरा नहीं है। तो यहाँ की तो सरकार मना कर रही थी सर कि नहीं 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 ऐसा कोई जासूसी नहीं हुआ है, और वहाँ कोर्ट में तो पूरा लिस्ट कच्चा चिट्ठा दे दिया। क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ था। मुझे याद है कि ये 2023 में 22 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई। 22 में ये मामला उठा था। 2019 में मामला सबसे पहले उठा था, जासूसी वाला। तो उस पर राहुल गांधी ने भी बड़ी मतलब विरोध जताया था। सबने कहा था कि मोदी जी जासूसी करा रहे हैं पेगासस के जरिए, जो विदेशी कंपनी है उसके जरिए, इजराइल की कंपनी है और उसके जरिए हम लोगों के सबकी जासूसी कराने बड़ा खतरनाक है। इस पर रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी, कहा था वहाँ के लोगों को बुला करके कि बुलाइए, पूछिए कि इसमें कौन कौन से हो, क्यों किया हो, क्यों हो रहा है, ये खतरनाक है। लेकिन बहरहाल वो मामला आज भी वैसे ही दम पड़ा हुआ है। बंद है, हमारे यहाँ बंद है, वहाँ कार्रवाई हो। हाँ, लेकिन ये समझ में आने लगा था कि पेगासस का इस्तेमाल जो है अपनी राजनीति को चमकाने और विरोधियों के बारे में सब पता करने के लिए ये सब किया जा रहा था। अब वो अभी फिलहाल शांत है मामला, लेकिन एक बार फिर से उभरा। अब देखिए उसमें क्या होता है। और पेगासस कंपनी वैसे बताने के लिए तो शट डाउन हो चुकी है, मतलब इजराइल कहता है पेगासस को हमने बंद कर दिया, लेकिन वो इजराइल कुछ भी कर सकता है। अब एक मामला सर आज ताजा चल रहा है कि आगरा में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास है जी। आज करनी सेना राणा सागा के जन्मदिवस पर
रक्त स्वाभिमान रैली निकाल रही है। लगभग 50,000 से लेके 80,000 लोग वहां लाठी तलवार लेके घूम रहे। रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। अभी तक तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। क्या कहेंगे सर, ये देश में क्या चल रहा है? मेरी समझ में नहीं आता हम्म, कि यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम्म। जब सड़कों पर नमाज पढ़ने को इतना बड़ा अपराध मानने हाँ, लगते हैं, संभल में इतना बड़ा बवाल हैं? हो गया। 10 मिनट 5 मिनट की नमाज को इतना बड़ा अपराध मानने लगते हैं और बाकायदा टीवी के सामने बैठ के कहते हैं कि तुम्हें नमाज पढ़नी है तो घर में जाओ, इमामबाड़े में जाओ, जी दरगाह में जाओ, जी ईदगाह में जाओ, जी। मस्जिद में जाओ। हम्म, अब ये कि लोग तलवार और भाला और त्रिशूल लेके घूम रहे हैं। अरे खुलेआम आप वीडियो वायरल है कि और धमकी आप दे रहे बताइए 25 कि लाख देश में रुपया। विरोध करने का तरीका होता है, आप विरोध करिए, सांसद की गलती है या नहीं है, उसने क्या बोला है लाला सागा जी के बारे में, कि अपमान किया है या नहीं किया है, वो पूरी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में, लेकिन अब उस मामले को दूसरे रंग से तूल देना और सड़कों पर भय का माहौल पैदा करना, जी, और तलवार ये लेके ये तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। रामलीलाल सुमन हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं, एक याचिका भी दायर की है और उनके ऊपर वीडियो वायरल हो रहा है कहीं करनी सेना के पदाधिकारियों का। 25 लाख रुपया सर कलम करके लाओ तो देंगे, तब 5 लाख बताइए, रुपया, और 1 तब करोड़ आप जो रुपया। है वो सूबे के चीफ मिनिस्टर होके तब खामोश रहते हैं, तब आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में करना चाहिए। एक मामला सर कानपुर से जुड़ा आया है, बहुत विचित्र है। कानपुर के एक व्यक्ति हैं रोहित खन्ना, वो अपने ऑफिस होटल सिटी क्लब से घर जा रहे थे और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, इनकी फ्लीट आ रही थी। तो फ्लीट जब किसी, हम लोग रोज झेलते हैं, हजरतगंज से लेकर हर जगह वीआईपी मूवमेंट के नाम पे बंद कर दिया जाता है कि हम नेताजी निकल जाएंगे तभी आप लोग जाएंगे, चाहे मर जाओ हाँ, या उनकी जिंदा जान रहो। को खतरा है। और यही नेताजी जब चुनाव होता है तब आके गली गली पैदल चलते, पैरवा छुप पे गिरे पड़े हाँ, रहते हैं। हाँ। लेकिन अब भाई नेताजी हो गए, मंत्री बन गए तो उनका जलवा है। तो रोहित खन्ना की गाड़ी को पुलिस वाला था, एक सिपाही अमित चौधरी उसका नाम है, उसने रोका और कहा तुम्हारा चालान कर देंगे। तो उन्होंने कहा चालान कर दो, लेकिन हमें जाने दो, हमारी माँ बीमार है। उसने नहीं माना और रोहित खन्ना के मुताबिक उसने 2 लाठी मारी और शीशा टूट गया पीछे का दरवाजे का। रोहित खन्ना ने इसकी शिकायत की, उसमें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को ट्वीट किया। उन्होंने, अब कानपुर पुलिस का देखिए खेल क्या हुआ, उसने उसमें जो ट्वीट किया कानपुर पुलिस ने, उन्होंने कहा कि गाड़ी गतिमान होने की वजह से गलती से डंडा लग गया और उसकी रोहित खन्ना जो है उनके का शीशा बदलवा दिया जाएगा। हाँ, बाद में शीशा बदलवा भी दिया गया। क्या कहेंगे सर, ये वीआईपी अब कल्चर देखिए, है क्या? ये तो अजीब बात है कि पुलिस जो है मनमानी करती है, सड़क पर तांडव करती है और बाद में बड़े अफसर उसका डिफेंस करते हैं कि ये लगवा दिया, उसका वो कर दिया। लेकिन अगर कोई आदमी बता रहा है कि मेरी माँ बीमार है, तो ये तो एक ह्यूमन मानवीय वो हो गया ना। माँ से ज्यादा जरूरी वो केशव मौर्य जी की फ्लीट है। हाँ, अब वो जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट, और आप वहाँ भाषण जब देने खड़े होते हैं मंत्री जी तो कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा वो धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ी वो है, किसी के प्राण की रक्षा होना चाहिए। और अगर ऐसी बात है, हमारे यहाँ तो यहाँ तक है कि साहब वो एम्बुलेंस जा रही हो तो उसके लिए एक अलग लेन होना चाहिए कि गाड़ी रुके ना, लेकिन यहाँ तो वो भी रोक ली जाती है, हर आदमी अपनी गाड़ी भगा रहा है। लेकिन अब ये जो वीआईपी कल्चर है, ये तो मतलब अजीब व गरीब है कि एक जगह नहीं रुकता, पूरे शहर में जहाँ जहाँ से गुजरनी है वो आधा घंटा पहले ही रोक देते हैं ट्रैफिक। तो बहरहाल इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं स्वास्थ्य से जुड़े, उसमें पुलिस को नरम होना चाहिए। पुलिस का इस तरह का आचरण गलत है और ये बहुत ही इसको निंदनीय है कि कार के शीशा आपने बदलवा दिया, लेकिन उसका नुकसान होने के साथ साथ उसको आघात भी तो पहुंचा है। माँ बीमार है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको जाने दो कोई और रास्ते से। और एक पोस्टर वार शुरू हुआ है देश में कल से। जी, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में एक पोस्टर लगाया गया है। जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, उनकी फोटो है, पार्टी का नाम है और उस पर एक सील लगा है, स्टाम्प लगा है, उसमें लिखा है गद्दार। अब जो दिल्ली में पोस्टर लगे हैं उनमें कितना छापने वाली प्रिंटिंग एजेंसी का नाम है ना किसने लगवाया ये नाम है। हालांकि कुछ जगह पे जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय का स्टैम्प मोहर, हाँ, कुछ जगह पे पोस्टर पर लगाया, हाँ, कुछ जगह पे भारतीय जनता युवा मोर्चा का नाम लिखा हुआ है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगवाया है। और मुझे बहुत कायदे से याद है जब पिछला लोकसभा चुनाव था तो दिल्ली में एक पोस्टर लगा था, मोदी हटाओ देश बचाओ। उस पोस्टर पे के नाम पर भाजपा सरकार ने सैकड़ों लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया। जो प्रिंटिंग प्रेस था जिसने छापा था उसे, उसके यहाँ छापा पड़ा, सब कुछ हुआ। ये इतना बड़ा मामला हो गया, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है।
और वह बिल के मामले में गद्दार वाला स्टाम्प लगा है कि ये सब गद्दार हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें ये तो है कि कानून ये कहता है कि कोई भी हैंडबिल या कोई भी छपेगा तो उसमें जारी करदा का नाम और प्रिंटर का, उसका कहाँ से छपा है, किसने छपवाया है, पूरा एड्रेस होना चाहिए, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। क्योंकि वो अगर उसको लेके कोई बवाल होता है तो फिर उस पर ये नहीं पकड़ में आता कि किसने कराया था। तो इस तरह से सख्ती है उस कानून में कि आप कोई भी हैंडबिल या पोस्टर या वो चिपकाते हैं तो उस पर अब ये तो वो कह देगा कि साहब वो हमारा नाम जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा या उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा मोर्चा कुछ जगह पर लिखा गया है, बाकी कि साहब किसी और ने, एक ही रात पूरे देश में हुआ, एक ही रात में, यानी कोई प्लान्ड वे में कि हुआ। किसी ने हमारा नाम लिख के छपवा दिया, हम नहीं हैं। तो बदल भी सकता है, लेकिन ये खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। अब एक सर मुद्दा है, जैसे आज जब से मोदी जी आए तब से विवादित फिल्मों का एक लाइन है, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, छावा, जिनका कहीं असलियत से नहीं पता है। ज्योतिबा फुले का 11 अप्रैल को जन्म दिवस होता है, उनके ऊपर एक फिल्म बनी है ज्योतिबा फुले पर, और सावित्री बाई के जीवन पर फिल्म ज्योतिबा फुले की जयंती 11 तारीख को कल रिलीज होनी थी। लेकिन वहां के ब्राह्मणों को यह आपत्ति थी कि उसमें जाति सूचक शब्द और मनु संहिता का नाम है, जिक्र है, इसलिए फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो सीबीएफसी भी है तो भाई मोदी जी की, तो उसने कट लगाया, और कट लगाने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई वो फिल्म। अब उसको 11 को होनी थी, अब 21 अप्रैल को रिलीज होगी। और इतनी छाया जैसी मूवी, अजनाब सना मूवियाँ खुद रिलीज आती है बिना, और उसको सरकार टैक्स फ्री भी कर देती है उन फिल्मों को, और जो एक अच्छी फिल्म है उसको ले लिए सरकार को बड़ी दिक्कत है। क्या कहेंगे? अब देखिए, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर के अगर बनती है फिल्म तो उसमें तो सारे फैक्ट है। हाँ, तो उसमें कोई तब्दीली की नहीं जा सकती। अब ज्योतिबा बाई फुले या सावित्री बाई फुले का जो अपना इतिहास है उसको कोई बदल नहीं सकता। अब ये कि उसमें कहाँ का मनुस्मृति या ब्राह्मणों को लेकर के जो ऐसी बातें कही गई होंगी तो उनको लगता है कि इससे हमारे समाज में, ब्राह्मण समाज का अपमान होगा, या वो लोग उसके बारे में गलत ख्याल करेंगे, तो उन्होंने आपत्ति कराई होगी। लेकिन हम भी समझते हैं कि देखिए, इतिहास तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी और फिर हर जात हर धर्म में कुछ ना कुछ डार्क साइड सबका होता है। कि देखिए, कोई कट्टर बादशाह था औरंगजेब, या कोई वो था, वो आपके राजा था, अकबर था, तो अब आप कहीं उससे, हाँ शिवाजी थे या कुछ भी था, तो अब उसमें ये कि बुराइयां ढूंढ के लाइएगा तो जाहिर है कि वो चीज जख्म भरा होगा। तो अगर ब्राह्मण समाज की आपत्ति है तो उसको हटाया जाना चाहिए और फिर रिलीज करके दिखाए। भाई ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। अब इसमें एक मजेदार बात आप लोगों को बताते हैं। भाजपा के एक सांसद हैं उदयन राजे भोसले, शिवाजी के खानदान के हैं, बीजेपी के सांसद हैं। अब शिवाजी का नाम सब भुनाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे शिवसेना हो, सब भुनाते हैं। शिवाजी की जो समाधि है वो रायगढ़ में है, और वो ये जो उदयराजे भोसले हैं शिवाजी के खानदान के, इनके खानदान के लोगों ने कभी उस समाधि की सुध नहीं ली थी। वहाँ पेड़ जम गए थे, घास उग गई थी जी। वो इकलौते व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले जिन्होंने उसकी सफाई कराई, उसकी मरम्मत कराई, और अपने पैसे से वो समाधि स्थल बनवाई। उदयन राजे भोसले भूल जाते हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। सर, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं अविनाशी मोदी जी को एक नारा लाते हैं, अक्सर लाते हैं, सब डिजिटल कर देंगे, डिजिटल वो है, डिजिटल मनी सब कुछ। तो पेटीएम लाए थे, उसमें खूब प्रचार भी हुआ था, फोटो खूब छपी, तो फोटो छपाने के शौकीन है वो। अब 20 दिन में आज तीसरी बार यूपीआई सेवा फिर देश भर में ठप हुई थी। 3 बजे तक लोग परेशान थे। उसमें कई यूजर हैं जो फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि मोदी जी जाओ किसी से जांच वाच कराओ, एजेंसी से क्या मामला है। और यूपीआई जो एजेंसी है वो एनपीसीआई वो भी नहीं बता पा रही है कि इसे क्यों हो रहा है। 20 दिन में 3 बार हो चुका है। सर क्या कहेंगे? अब देखिए, कैशलेस भारत और कैशलेस स्कीम जो चलाई गई थी कि जेब में पैसा रख के मत चलिए, तो एक तो ये था बैंक को सहूलत देना कि वहाँ पर लोग पैसा नहीं निकालने जाएंगे और वहाँ के एम्प्लॉय को ढेर काम नहीं करना पड़ेगा, और एक ऐसा ऐप चला दो जिसके जरिए ऑनलाइन उसके खाते ही से पेमेंट होता रहे। अच्छा, उसमें लोगों को भी सहूलत लगी कि कौन जाए रोज पैसा बैंक से निकालने, ये अपना लोड कर लो उस पर ऐप और अपना पेमेंट करते रहो। लेकिन ये देखिए, दोनों चीजें हो नहीं सकती। ये मशीन है, मशीन कभी भी फेल हो सकती है, सिस्टम पूरा फेल हो सकता है। तो आपने जो कैशलेस इंडिया या भारत की बात कही, या जो उसमें कहा कि अब पैसा रख के चलने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पैसा तो आदमी को चाहिए है।
अब आपने बैंक में भी लिमिट कर दी कि 5,000 तक रोके रहिए। अब 5,000 बना करके आदमी तो पेमेंट दे दे रहा है उसमें ऑनलाइन। तो अब ये अगर सिस्टम फेल हो जाएगा तो आज दिक्कत तो होगी, लोगों को उसका आदी बना दिया गया। लेकिन बहरहाल मशीन के बारे में क्या कहा जा सकता एक मजेदार खबर आई है सर, आगरा से है। वहाँ एक गाँव है फतेहाबाद। वहाँ 3 साल में हम्म। 3 महिलाओं ने 52 बार बच्चे पैदा किए। अब सोच रहे होंगे, चौंक रहे होंगे। और 9 बार उनकी नसबंदी है? भी 3 हुई। साल में 52 बार बच्चे? हाँ, 52 बार बच्चे पैदा कर दिए। ये अजूबा हमारे इंडिया में हो सकता है, हैपन इन ओनली इन इंडिया। और 9 बार नसबंदी हो गई। और ये मामला पकड़ में तब आया जब ऑडिट हुआ। और ये था जननी सुरक्षा योजना के तहत, इसमें पैसा दिया जाता है। ग्रामीण वालों को दिया जाता है 2,000 रुपया, शहर वालों को 1,000 रुपया दिया जाता है। तो ये भाई लोगों ने खेल किया, उनको पता भी नहीं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बहुत पहले ये मेरा ख्याल है 1975 की बात है। उस वक्त इमरजेंसी भी लागू हुई थी जी। और ये नसबंदी का हाँ, संजय गांधी ने। संजय गांधी ने आबादी पर कंट्रोल के लिए कि बहुत बढ़ रही है तो लोगों ने सुझाया था। तो उस वक्त युवा हृदय सम्राट बन करके संजय गांधी उभरे थे। तो उनका भी 5 सूत्री कार्यक्रम चल गया था, वृक्षारोपण और क्या क्या उसमें नसबंदी को लेकर के ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ था कि लोग गांव छोड़ शहर छोड़ के गांव भाग गए थे। पकड़ पकड़ के जबरी नसबंदी कराई जाने लगी। अब हुआ क्या कि उसमें फर्जीगिरी शुरू हो गई। अच्छा, उसमें योजना सरकार ने ये चलाई थी कि जो अगर अपने स्वेच्छा से कोई नसबंदी कराएगा तो हम उसको 5,000, 2,000, 1,000 रुपया, जो भी एक अमाउंट बनाया गया था, ये हम देंगे। इसके अलावा उसको लाने वाले को भी 500 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, जो भी राशि हो उसमें। अब वो महिला जननी सुरक्षा योजना में भी ये चीज चलने लगी। अब फंड आया है, पड़ा हुआ है। अब अधिकारी देख रहा है कि लैप्स हो जाएगा, तो अब ये लोग आने को तैयार नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा तमाम वाकये हो चुके हैं कि औरत की नसबंदी हो चुकी है, फिर बच्चा हो गया, औरत की नसबंदी हो गई, बच्चा हो रहा, फला मर्द की तो नसबंदी हुई, प्रतापी बच्चा देश है, यहाँ देवता तरसते हैं हिंदुस्तान में पैदा होने के लिए, तो देवताओं की कृपा से। लेकिन ये वाला बड़ा कमाल का पकड़ा गया है, आगरा वाला जो फतेहाबाद का आप बता रहे हैं कि वहां पर एक औरत को कितने 3 साल में 52 बार, हाँ, और नगला का कदम की एक 3 निवासी महिलाओं है को सुनीता और मतलब मछला देवी। 9 महीने बाद बच्चे होने बता रहे की हैं आपको, सुनीता और मछला देवी के नाम से 18 प्रसव, 3 नसबंदी। बताइए। और रसूलपुर की राजकुमारी के नाम से 17 बार प्रसव, 3 बार नसबंदी। और उनका सबसे छोटा लड़का 22 साल का है। अब ये सब जब अगर असली में हैं, जी। मतलब फेक नहीं है, वो महिलाएं तो हैं, लेकिन उनके नाम से जो पेमेंट निकाले गए बैंक में, जो जननी सुरक्षा जननी योजना से जो पैसा मिलता है, उसी लालच में हुआ। 31,000 ये लोग ये भूल गए कि एक ही महिला की 20 बार हम दिखा देंगे, 25 बार डिलीवरी, कि एक बार एक साल में इतनी बार बच्चा के लिए पैदा हुआ है, इसको दाखिल की गई थी, तो हम पकड़ लिए जाएंगे। या उसकी 4 बार नसबंदी आपने दिखला दी है, नसबंदी भी दिखलाया और कई बार बच्चे को भी दिखा रहे और सेम महिला। तो अब जो ऑडिट हुआ तो उसमें पकड़ में आ गया। तो ये इतना बड़ा मतलब आप बताइए कि हैरत अंगेज मामला ये है कि स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे सब होता है कि बजट आता है गरीबों के हित के लिए, और जब देखते हैं नहीं मिलता तो वहाँ फर्जी बैठा लेते हैं एकदम, एक उसी के नाम पर चढ़ाते जाओ। ये हुई और पैसा 50 लाख के कितना डकार गए उसमें। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।